सभी लोग खाली मुंबई 3.0, जगह बहुत बड़ी है, पनवेल के आगे है, यहाँ है। की वजह से मुंबई पैक हो रही थी, तो हमारे पास में ऑप्शन आया नवी मुंबई का। ओके। अब आज के टाइम पे जो नवी मुंबई है, नवी मुंबई भी ऑलमोस्ट पैक होने की सिचुएशन पे है। 1 लाख रुपया गुंठा, 2 लाख रुपया गुंठा जमीन पाइए, अपने नाम कीजिए। तो हम इसे कम्प्लीटली फेक ठहरा सकते हैं, या फिर अगर नोडल प्लान में वो विलेज नहीं आ रहा है तो आप लैंड ले लेंगे, 10 साल बैठे रहेंगे, 10 साल के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें जाएगा या नहीं जाएगा। आप प्राइस के चक्कर में मतलब कि नहीं 2 लाख रुपए मुझे मुंबई में जमीन मिल जाएगी, और 2 लाख रुपए के जो स्कैम्स है वो भी बहुत सारे चल रहे हैं। मुंबई 3.0 होगा, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने जो सिडको हैं उन्होंने फ्री यूनिवर्सिटीज़ के साथ में ऑलरेडी LOI साइन कर लिया है। जो नवी मुंबई है ये आने वाले समय का एक नॉलेज कैपिटल सिटी बने। इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, 2700 एकड़ का एयरपोर्ट है हमारा, जिसमें कि आपका मुंबई का एयरपोर्ट 1500 एकड़ का एयरपोर्ट है, अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2700 एकड़। ये जो एयरपोर्ट है ये बाय रोड, बाय सी, बाय लोकल सब तरफ से। नए नोड में पोटेंशियल है, आप लो या ना लो, लेकिन वहाँ पर ट्रांजेक्शन तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं द स्मार्ट सिटी सीरीज। आज हम हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग की गई है और सोशल मीडिया पे आए दिन कई सारे रील्स, स्टोरीज और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पर कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स पर कोई बातें नहीं हुई है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस टॉपिक पर कंप्लीट फैक्ट्स, वेरीफाइड लिंक्स और मीडिया के सर्कुलर्स, गवर्नमेंट सर्कुलर्स के साथ बात करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक पर सभी लिंक्स अवेलेबल होंगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं द राइज ऑफ थर्ड मुंबई, मुंबई 3.0। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट संदीप पाल, फाउंडर ऑफ नेस्ट ग्रुप, जिन्हें नवी मुंबई के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आज की तारीख में ये 500 से भी अधिक NRI प्रॉपर्टीज को सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। संदीप जी HNIs के ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। तो स्वागत कीजिए संदीप पाल। स्वागत है आपका हमारे शो में। तो कैसे हैं आप? बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा हूँ। बहुत टाइम से मैं भी ये प्लान कर रहा था कि किसी एक प्लेटफॉर्म में इस टॉपिक पे बात करने को मौका मिले, क्योंकि बहुत टाइम से जब से इसका इनॉग्रेशन हुआ, जब से इसकी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे प्रेस रिलीज और बहुत सारे चैनल्स में ये सब वीडियोस चल रही हैं। तो मैं भी सोच रहा था कहीं एक मौका मिले जहाँ पर हम ये मुंबई 3.0 के पूरे प्लानिंग को डिकोड कर पाएँ। मैंने भी देखा है, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट डेटा या डिटेल्स नहीं है। सभी लोग खाली मुंबई 3.0, जगह बहुत बड़ी है, पनवेल के आगे है, यहाँ है, लेकिन इसके बारे में कोई मैं आपको इसका एक डिटेल बताता हूँ। मुंबई 3.0 क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। मुंबई 3.0 एक एरिया नोटिफाइड किया गया है जिसमें कि 124 विलेजेस आ रहे हैं। अच्छा। 124 विलेजेस जितने भी हैं उनके लिए एक ऑफिशियल नाम दिया गया है, जिसमें कि करनाला, साई, चिन्ने, करनाला, साई, चिन्ने 3 विलेजेस उस नोटिफाइड एरिया के सबसे बड़े विलेजेस हैं। तो वो जो विलेजेस हैं उनके नाम पे इस पूरे प्रोसेस को एक ऑफिशियल नाम दिया गया है। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं करनाला, साई, चिन्ने, KSC। और वो अंडर MMRDA है, जिसमें एक MMRDA ने अपनी एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी NTD है। वो जितनी भी चीजें वहाँ पर प्लानिंग होगी या जो भी चीजें होंगी वो सब उसके अंडर होगी। ओके जी। तो आपने क्या उसमें आपके टोटल 124 विलेजेस है, जिसमें कुछ पनवेल के विलेजेस हैं, कुछ पेन है, कुछ उरन के, यानी रायगढ़ का एक पार्ट है। रायगढ़ के पार्ट में पनवेल हो गया, उरन हो गया, पेन हो गया। इन सारे इलाकों में 124 विलेजेस, क्योंकि अभी उसमें वर्किंग चल रही है, शायद वो टोटल 174 हो जाएंगे। अच्छा। अभी तो उसमें 124 है, तो वो एरिया भी अराउंड 400 के आसपास, 400 स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा। क्योंकि अभी 323 स्क्वायर किलोमीटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, बाकी उसमें आगे वर्किंग शुरू है। तो इसमें की पॉइंट्स थोड़ा मैं हमारे व्यूअर्स को एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि 3 बहुत ही बड़े विलेजेस या फिर 3 बड़े गांव जो है यहाँ पे हैं, वो है करनाला, ये अलग गांव है, साई अलग गांव है, और चिरनेर। तो ये एरिया वाइज सबसे बड़े होंगे, तो तीनों को मिलाकर KSC ये निकाला गया था। और आप जो MMRDA की एक कमेटी या फिर हम बोलते हैं एक बॉडी बनाई गई जो इसको पूरा मैनेज कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेशन है। इसमें आप जैसे देखेंगे कि कोई भी लोकेशन को जब नाम दिया जाता है तो वो वहाँ की जो फेमस लोकेशन होती है या बड़ा रीजन होता है, उसी नाम पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या लोकेशन का नाम हो, उस नाम पे उसको दे दिया जाता है। वैसे ही सेम है
बाकी विलेजेस तो उसमें बहुत सारे हैं, बाकी छोटे छोटे विलेजेस हैं जिनको पब्लिक अच्छे से नोटिफाई कर पाए, समझ पाए। जैसे मुंबई 3.0 इसलिए बोला जा रहा है ताकि मुंबई के नाम से लोग मुंबई 3.0 को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मुंबई 3.0 नाम दिया गया है। अदरवाइज तो कोई दूसरा भी दे सकते थे नाम, बट उसको सही से आइडेंटिफाई करना वो थोड़ा सा टफ हो जाता। थोड़ा ये अलग होगा, जैसे कि एक ओल्ड मुंबई है और नवी मुंबई उसके बाद आई, जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, और आज भी नवी मुंबई पूरे इंडिया में एक अलग अपने इमेज के साथ आती है। तो जो प्लान होगा या फिर मुंबई 3.0 में कुछ नई चीजें होंगी जो हम सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि उसमें और भी क्या एक नया चीज होगा? मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। हर एक सिटी डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस है, जैसे मुंबई है, मुंबई आज से बहुत साल पहले डेवलप किया गया, बट उस डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया क्योंकि इतना पॉपुलेशन आएगा उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट समय के साथ साथ क्या हुआ, बहुत पॉपुलेशन आई और वो पॉपुलेशन, मुंबई में उतनी पॉपुलेशन को कवर करना थोड़ा मुश्किल हुआ, कंजस्टेड हो तो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने एक नई गवर्नमेंट ने प्लान किया, क्योंकि पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं उन्हें सेट करना है और पॉपुलेशन को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से यूज करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तो उसकी वजह से मुंबई पैक हो रही थी, तो हमारे पास में ऑप्शन आया नवी मुंबई का। अब आज के टाइम पे जो नवी मुंबई है, नवी मुंबई भी ऑलमोस्ट पैक होने की सिचुएशन पे है। यानी क्राउड, जिस तरह से पब्लिक मुंबई में लोग आते हैं, मुंबई में बस जाते हैं, तो मुंबई में बस जाने के बाद में उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, चीजें भी चाहिए, हमें लोकेशन भी चाहिए। मुंबई का प्रॉब्लम ये है कि मुंबई 2/3 सी से घिरा हुआ है। तो वहां पर लैंड जो है, लैंड की बहुत कमी है। तो हमें लैंड कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वो लैंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं वहां जाना पड़ेगा जहां पर लैंड है। बराबर। तो हमने साउथ मुंबई से, मुंबई से हम आए नवी मुंबई, नवी मुंबई से हम अगेन, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया और अब हमें एक नए शहर की तलाश है। वही है मुंबई 3.0। ओके, सेम प्लानिंग, सारी चीजें। अब जो मुंबई में गलतियां हुई उसे हमने रेक्टिफाई किया नवी मुंबई में। नवी मुंबई में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई से बेटर है। अब जो नवी मुंबई में चीजें हैं वहां पर हम उन चीजों को रेक्टिफाई करेंगे और थर्ड मुंबई में हमारा, उसमें गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा उसको और बेहतर और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। एक शहर को जहां तक मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक शहर को बसने में वहां पर लोगों को चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, यानी कि वहां पर इंडस्ट्री चाहिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है वहां पे रेसिडेंस चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है वहां पे टूरिज्म चाहिए। टूरिज्म क्या है कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए आसपास में एंटरटेनमेंट के लिए जगह क्या है। करेक्ट। तीसरा हो गया वहां पर एजुकेशन हब, यानी कि वहां पर जो भी हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटीज हो गई या स्कूल्स हो गए या कॉलेजेस हो गए, वो वहां पर क्या है, और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ क्या है। राइट। तो आज जैसे हमने ये टॉपिक चूज किया कि राइज ऑफ मुंबई 3.0, तो राइज के मतलब एक इंक्रीज के बारे में, जैसे आज से कुछ साल पहले अगर मैं इसी एरिया में जहाँ पे हम 3.0 को अज्यूम करें कि यहाँ पे ये किया हुआ है, तो इसके बारे में एक मेरा मन में जो एक सवाल है, जैसे कि मैं हूँ एक फ्रेश, मतलब मैं पहली बार प्रॉपर्टी या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जब भी सब जगह देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि यहाँ बहुत सस्ते में है लैंड, या फिर अभी इन्वेस्ट कर दो बाद में बहुत ये मिलेगा। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा पार्ट्स में इसको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं लैंड वहाँ लेने जा रहा हूँ ज़मीन, तो गवर्नमेंट ने या फिर लोकल बॉडीज ने, लाइक सिडको अगर देखेगी या MMRDA इसको देखेगी, तो क्या इनकी लैंड्स ऑलरेडी अक्वायर हो चुकी है, मतलब फार्मर्स से, लोकल से लेकर वो टेंडरिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, और ये लैंड्स कैसे मिलेंगी हमें, और अगर मैंने लैंड ले भी लिया या फिर आने वाले समय में वहाँ पे फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो जैसे कि ये 3.0 काफी दूर है मेन मुंबई से, आज के डेट में नवी मुंबई में कॉर्पोरेट्स और ऑफिसेज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, मुंबई में है, हर चीज सेटअप है। तो मैं अगर वहां जाके रहूंगा 3.0 में, तो मुझे ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशंस, जॉब करने के लिए इंडस्ट्रीज अगर वहीं पे होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग ये करते हैं कि घूमने फिरने की एक्टिविटीज, नियर बाय लोकेशंस। हालांकि 3.0 से कुछ अच्छे डेस्टिनेशंस पास में ही आ जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन वीकेंड रिफ्रेशमेंट्स के लिए, तो इसमें आप हमें क्या एक व्यूअर्स के लिए कुछ बता सकते हैं? मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि जैसे अगर आपको 3.0 के आसपास प्लॉट लेना है या आपका कुछ वैसा प्लान है, तो अभी वहां पर क्या कि एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी सिर्फ नोटिफाई किया गया है कि ये विलेजेस उसमें जा रहे हैं। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, TPS स्कीम के अंदर, यानी कि टाउन प्लानिंग स्कीम, उसमें जो भी विलेजेस उसमें नोटिफाई किए गए वो लोग वहां पर लैंड परचेज कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट XYZ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ जो विलेजेस जो पहले जाएंगे वहां पर लैंड की कॉस्ट ज्यादा है,
उसके बाद में जो विलेजेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पेरीफेरल है, जो विलेजेस दूर हैं यानी जो थोड़ा बाद में जाएंगे उनकी लैंड की कॉस्ट कम है, ऐसे उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से लोग लैंड परचेज कर रहे हैं। जैसे कि नवी मुंबई के दूसरे पार्ट में आपको कहीं पर 12.5% स्कीम में, कहीं पर 22.5% स्कीम में, और यहाँ पर जो रेशियो वो थोड़ा ज्यादा है उस स्कीम के हिसाब से। यानी अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट लैंड है तो उसका 40% या उसका 22.5% या 12.5%, जिस भी स्कीम में आप जाते हैं उतना परसेंट आपको लैंड मिलेगा। यानी 10,000 स्क्वायर फीट है, अगर उसका 40% हम एज्यूम करते हैं कि 40% लैंड उसमें आपको मिलेगा, तो उसमें 10,000 में 4,000, 1,000 है तो 400, इस टाइप के रेशियो में आपको लैंड मिलेगी, जो कि डायरेक्ट आपको अथॉरिटी के थ्रू आपके पास आएंगे, जो इसमें टाइटल वगैरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि जब आपको अभी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसका ड्यू डिलीजेंस बहुत प्रॉपरली करना है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, मतलब अभी वो एक्विजिशन चालू है, एक्विजिशन शुरू है, लेकिन जिनके पास में फार्मर सर्टिफिकेट्स हैं या उसमें वो परचेज कर सकते हैं, वो लोग परचेज कर रहे हैं। वो बाद में जब लैंड कोई वो जो अथॉरिटी एक्वायर करेगी वो उनके उस रेशियो में उनको लैंड मिल जाएगी। लाइक पहले 22.5% में अपने को सिडको में लैंड मिली है, तो वैसे ही वहां पर भी है। अब 22.5% है, 12.5% पहले था, फिर अभी शायद बढ़ा करके 40% किया। जो भी एक्सवाइजेड 40% भी हो सकता है, यस, जो भी एक्सवाइजेड रेशियो होगा उस हिसाब से लैंड आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो लैंड खरीदने का जो पॉइंट है, यस आप लैंड परचेज कर सकते हैं। आपके पास में थोड़ा टाइम होना चाहिए कि हाँ मैं 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, जो भी टाइम जाएगा उतने टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पे प्लान करना है, देन यस आप मुंबई 3.0 में लैंड परचेज कर सकते हैं। मेरी सिर्फ इसमें एक सजेशन ये होगी कि बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, 2 लाख रुपए पर गुंठा, 1 लाख रुपए पर गुंठा, 3 लाख रुपए पर गुंठा। बट उसमें क्या है कि उन्हें ना तो ये पता है कि ये जो हमने नोडल प्लान रेडी हुआ है, नोडल प्लान में वो विलेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नोडल प्लान में वो विलेज नहीं आ रहा है तो आप लैंड ले लेंगे, 10 साल बैठे रहेंगे, 10 साल के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें जाएगा या नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे एक इंटरप्शन करना चाहूंगा। ये आपने पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मुंबई से नवी मुंबई और नवी मुंबई से पनवेल की तरफ आप जब भी हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे तो संदीप जी वहाँ पे पूरे हाईवे पे ये होर्डिंग्स, हमारे लोकल ट्रेन में होर्डिंग्स मैंने कई जगह पर देखा। मतलब अभी यहाँ नाम तो नहीं ले सकते, वो नाम भी याद है। कई लोगों को लेफ्ट और राइट में होर्डिंग्स दिखेंगे कि 1 लाख रुपया गुंठा, 2 लाख रुपया गुंठा जमीन पाइए, अपने नाम कीजिए। तो ये हम इसे कंप्लीटली फेक ठहरा सकते हैं या फिर मिसलीडिंग कह सकते हैं? इसमें बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज ने लैंड बेची, आज ऑफिसेस हैं, किसी के ऑफिसेस नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन भी किया। और पनवेल में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं इस चीज के। बट मेरा इसमें सिर्फ सजेशन ये कि जब भी आप कोई चीज लेते हैं तो नोडल प्लान चेक करें। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हुए हैं, कितने विलेजेस जा रहे हैं, विलेजेस के सारे नाम उसमें डाले हुए हैं। आप उन विलेजेस को आइडेंटिफाई करें, जो मैं लैंड वहां ले रहा हूँ क्या उसमें है या नहीं है, प्लस किसी ऑथेंटिकेट पर्सन के साथ में डील करें। हमें मल्टीपल कॉल्स आते हैं हर हफ्ते में, महीने में 10-12 लोगों के बाहर आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, वो कनाडा में रहते हो, यूएस में रहते हो, दुबई में रहते हो, उनके फोन आते हैं, वो हमसे पूछते हैं। हम सबको यही सलाह देते हैं कि अगर आपको लेना है तो अच्छा लैंड पार्सल लो, वो 2 लाख रुपए का हो या 4 लाख रुपए का हो, 5 लाख रुपए का, लेकिन एक ऑथेंटिक लैंड पार्सल लो। आप प्राइस के चक्कर में मत हो कि नहीं 2 लाख रुपए मुझे मुंबई में जमीन मिल जाएगी, और 2 लाख रुपए के जो स्कैम्स है वो भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता, हो सकता है वो लैंड 2 लाख रुपए की होगी, लेकिन आपका काम है उसको प्रॉपर वेरीफाई करना, नोडल प्लान चेक करना, क्या उस नोडल प्लान में उस जगह पर वो गांव आया है या नहीं आया है, या फिर जहां पर मैं ले रहा हूँ उसकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। हो सकता है आप जहां पर ले रहे हो उसकी फ्यूचर प्लानिंग ही ना हो, तो आपकी 2 लाख की लैंड वो 2 लाख की रहेगी। तो इस चीज को इजी करने के लिए हमने अपने व्यूअर्स के लिए जो नोडल प्लान है जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसका लिंक, ऑफिशियल लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहे हैं। कौन से गांव इसमें है वो भी उस प्लान के साथ लिस्ट आउट किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जरूर चेक कीजिएगा। और उसके बाद में संदीप जी से एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके डिटेल्स भी हमने शेयर किए हुए डिस्क्रिप्शन में, कोई भी इन डिटेल के लिए आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल था जो जॉब, इंडस्ट्रीज और वहां रहूंगा मैं, जैसे कि अगर आप कह रहे हैं ना कि करनाला में जाकर रह लेते, तो करनाला से मुझे अगर वाशी आना हो तो 1-1.5 घंटे का रास्ता अभी है, मे भी आगे सही होगा। तो इंडस्ट्रीज का क्या मैं आपको एक थोड़ा, हम लोग इसके बैक में चलते हैं और इसमें बैक में जाते हैं कि जब मुंबई थी, जब वाशी का डेवलपमेंट हुआ, तो मुंबई से लोग वाशी आने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं वाशी बहुत दूर है,
और वाशी में कोई पोटेंशियल नहीं है। Right. लोग तब भी बातें करते थे, लेकिन आज वाशी नवी मुंबई का हब है। Right. आज वाशी में लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, Correct. इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन Correct. इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस काफी ज्यादा हो गया। जी। अब वो इन्वेस्टमेंट कम, एंड यूजर की लोकेशन ज्यादा हो गई। Right. यानी जो लोग वहां रहते हैं वही लोग वहां पर फ्लैट या प्रॉपर्टी में Purchase कर इन्वेस्टमेंट रहे हैं। करना चाहते हैं। हर Right. लोकेशन का वही है। जब लोकेशन अंडर डेवलपिंग टाइम पे होती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। जब लोकेशन डेवलप हो जाती है वो एंड यूजर की लोकेशन है। राइट। तो सेम वैसे ही उस चीज का भी है। आज आप दूसरे जो भी नोड डेवलप हो रहे हैं, आज हमारा डेली कॉन्वर्सेशन होता है, डेली बातचीत होती है। लोग बोलते हैं कि नहीं, इस लोकेशन में तो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रहा है, जबकि ट्रांजेक्शन हो रही वहां पे, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। आज वाशी हो, नेरुल हो, सीवुड्स हो, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं। यानी अगर जैसे ही टेंडर प्लॉट निकलता है, टेंडर प्लॉट के फर्स्ट डे से ही वहां पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो यानी मार्केट में डिमांड तो है आज, लेकिन क्या है, एंड यूजर को ये पता है कि हाँ भाई ये लोकेशन डेवलप हो गई। जैसे उल्वे की आप सीन करेंगे, आज उल्वे में जितने भी सेक्टर्स हैं, पहले उल्वे में लोग एंट्री करना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे कनेक्टिविटी बेलापुर से हुई, बिल्कुल। बेलापुर से कनेक्टिविटी के बाद में लोग उल्वे जाने लगे। आज उल्वे में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि 5 साल पहले मैं आया था यहाँ पर, 5 साल पहले तो फ्लैट ये मिल रहा था 45 लाख रुपीज का, आज ये फ्लैट हो गया 85 लाख जबकि रुपीज का। उल्वे के पास सिर्फ एक ही एंट्री, अभी भी नई Yes. एंट्रीज बन रही है, लेकिन Yes. मेन एंट्री एक ही है उसमें, फिर भी उल्वे इतनी स्पीड से ग्रोथ हुआ नवी है। मुंबई का ट्रेंड है, एक स्टेशन रेलवे स्टेशन डेवलप होगा, उसके बाद में वहां प्रॉपर्टी महंगी होगी, लोग एक स्टेशन पीछे पीछे जाएंगे। चले जाएंगे। जैसे वाशी से सानपाड़ा है, हाँ। सानपाड़ा से नेरुल आए, राइट। नेरुल से बेलापुर आए, बेलापुर से उल्वे आ गए, राइट। बेलापुर से ही वो खारगर गए, हाँ। खारगर से कामोठे गए, कामोठे से पनवेल गए, जो पनवेल पनवेल में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो और भी आगे और चले भी गए। आगे चले जाएंगे। तो अब तो हम ये पहुंच ट्रेंड गए। है नवी मुंबई का। तो- आई मीन मुंबई का ही ये ट्रेंड है। आप पूरे मुंबई हो, नवी मुंबई हो, कहीं पर भी आप जाएंगे, ये एक ट्रेंड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी जो नए नोड डेवलप हो रहे हैं, नए नोड में पोटेंशियल है, आप लो या ना लो, लेकिन वहां पर ट्रांजैक्शन तो होगी। इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते हम मुंबई से नवी मुंबई 2.0 अभी Yes. 3.0 में आ गए हैं। आज तो उल्वे ये में आ गया। साउथ बॉम्बे से बहुत क्राउड आ रहा है। करेक्ट। अभी जो भी इन्वेस्टमेंट उल्वे में हो रहा है, इवन मैं स्पेसिफिकली सेक्टर की अगर बात करूं, सेक्टर 9 में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आज हमारे मतलब जो हमारा एजम्पशन है उसमें मुझे लगता है कि लमसम 20 to 25% क्राउड साउथ बॉम्बे का ही है। हाँ, मतलब मेरा भी एक अजम्पशन स्टडी मैंने देखा है हमारे फ्रेंड्स या नेबर्स में, जितने साउथ बॉम्बे के लोग रह रहे हैं, तो उल्वे के कुछ सेक्टर्स में वहां पे जो भी अभी चल रहा है, तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि लाइक गलत नहीं होगा, 30 to 40% क्राउड साउथ बॉम्बे का ही वहां पे आकर रह रहा है उल्वे में। कनेक्टिविटी और आप समझिए कि जब उल्वे में कनेक्टिविटी नहीं थी तो उस समय था उल्वे में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम, यानी वो लोकेशन तब अंडर डेवलप थी। आज वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन कैसी हो गई कि जब से कनेक्टिविटी हो गई, जैसे ही लोगों ने एक्सप्लोर किया कि अटल सेतु से वहां से यहाँ पे आएंगे 20 मिनट से पहुंच जाएंगे, फिर लोगों ने सोचा कि हम उल्वे में रह करके साउथ बॉम्बे में क्यों नहीं जॉब कर सकते। आज आप अगर शाम को निकलोगे उल्वे से तो 35 से 40 मिनट से आप नरीमन पॉइंट टच हो जाओगे। करेक्ट। आप मुंबई के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में भी 35 मिनट्स में नहीं जा सकते हो। ये बात सही है। तो आप फिर उल्वे में रह करके मुंबई में जॉब क्यों नहीं कर सकते हो। सारा जो गेम है वो कनेक्टिविटी का है। आपका इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब जिन्होंने पहले सेक्टर 9 में जो भी इन्वेस्टमेंट किया, एक एक्स प्राइस में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, आज उसका आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा है। उल्वे सेक्टर 9 में। यस, उल्वे सेक्टर 9 का हो गया। उल्वे सेक्टर 9 में जब लोगों को प्रॉपर्टी महंगी लगी, सेम ट्रेंड, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सेक्टर 17 में जाएंगे, सेक्टर 18 में जाएंगे, सेक्टर 16 में जाएंगे, सब जगह प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है। हालांकि सेक्टर 9 जो है साउथ बॉम्बे अटल सेतु को बहुत ही कनेक्टेड है इसलिए, जबकि उल्वे की मेन एंट्री बेलापुर के साइड में है अलग। स्टिल सेक्टर 9 जो है ज्यादा आज से अराउंड 7 to 8 इयर्स पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो उल्वे की एंट्री है या जो उल्वे में लोग वहाँ आते हैं वो पोटेंशियल है। बेलापुर से जो आएंगे तो पहले वहां पर लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे, तब उन्हें ये लग रहा था कि गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, कब अटल सेतु बनेगा, कब क्या आएगा, लेकिन आज जैसे अटल सेतु ओपन हुआ अब एंट्री हो गई है। ये करेक्ट, बहुत बहुत अच्छा। अब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, उल्वे की शुरुआत यहाँ से हो रही है, पहले उल्वे का एंड वो था। नवी मुंबई का ट्रेंड है बड़ा रोड बड़े प्लॉट। परफेक्ट। जहां पर बड़ा रोड होगा और साइड के बड़े प्लॉट्स होंगे, वो लोकेशन हर जगह की प्रीमियम लोकेशन हो जाती है। सेम हिस्ट्री उल्वे के साथ में रिपीट हुई। बड़ा रोड बड़े प्लॉट, जितने भी आप देखेंगे जो भी डेवलपर हैं, राइट, बड़े प्लॉट अटल सेतु के रोड पे, सभी बड़े अटल सेतु के रोड पे जो भी कमर्शियल है या जो भी रेसिडेंस है, जितने भी मुंबई के रेंटल जो यहाँ पर आए, सारे के सारे साउथ मुंबई से हैं। जो साउथ मुंबई में जॉब करते हैं, बीपीसीएल वाले हो गए, बैंकर्स हो गए, जो बीकेसी में जॉब करते हैं, उनके लिए आना वहां से बहुत ईजी हो गया। जैसे ही गवर्नमेंट ने बसेस वगैरह चलाई, मंत्रालय की डायरेक्ट बसेस चली, बीकेसी की बसेस चली, और जो पार्ट्स हैं उनकी बसेस चली,
इमीडिएट पूरा उल्वे ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड हो गया। हाँ, तो मैंने देखा काफी प्रीमियम इन्वेस्टर्स या फिर बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स उस एरिया में बहुत ही प्रीमियम, मतलब उल्वे की जो ओल्ड बेलापुर एंट्री जो है वहां पे भी बहुत प्रीमियम लोग हैं और बड़े प्लॉट्स हैं। सेम रेप्लिका सेक्टर 9 में भी मैंने ये चीज को, ट्रेंड को देखने की कोशिश की। लेकिन इसमें इस चीज को, मतलब उल्वे को हम एक ऐड करते हैं तो उल्वे और हमारा जो मुंबई 3.0 इसमें आ रहा है, तो अभी तो गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया हुआ है उसमें इंडस्ट्रीज, आईटी हब्स और फ्यूचर को देखते हुए और नई मुंबई इंटरनेशनल को खासकर देखते हुए, जैसे कि होटल्स होंगे या ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल या ऐसे कोई रीजन्स डिसाइडेड होंगे उसमें भी। देखिए कैसा कि इसमें जो इंडस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी आईटीएस, फाइनेंस की बहुत सारी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेटा सेंटर्स हैं, इनके बहुत सारे हब नवी मुंबई में आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि खारगर में बीकेसी 2 आ रहा है। राइट। बीकेसी 2 इज लाइक, उनका ऐसा प्लान है जैसे बीकेसी डेवलप हुआ है वैसे बीकेसी 2 को डेवलप करेंगे। बीकेसी 2 में बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर होने वाली है। उसके बाद में जो एयरपोर्ट आया हुआ है, एयरपोर्ट के आसपास में आप सबसे पहला तो ट्रिगर पॉइंट है, आप इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट उठा करके देख लो, एयरपोर्ट के आसपास का पेरीफेरल का एरिया देख लो, वहां का प्राइस देख लो और आप उसे कंपेयर कर लो दूसरी लोकेशन से, उसी सिटी के, तो आपको पता चले कि एयरपोर्ट के आसपास की जो लोकेशन है वो कितना पोटेंशियल है उसमें। इससे ये तो फाइनल हो जाता है कि हाँ भाई अगर एयरपोर्ट के आसपास में आपकी कोई भी लोकेशन है तो वो बहुत प्रीमियम होगी, वहां पर प्राइस का अप्रिसिएशन अच्छा होगा। अभी भी जैसे नियर बाई के जो भी एक्टिविटीज है वो अभी बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं और हो रहे हैं वहाँ पे। अभी आपने एयरपोर्ट की बात की, लाइक अभी तो मैं उससे एक छोटा मिसकंसेप्शन कहूंगा या फिर हो सकता है मेरे भी मन में एक सवाल है, तो ये था कि एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में एक नाम बहुत ही ज्यादा ऐसे उछल के बाहर आ रहा है, पुष्पक नगर, और फिर एक और एयरपोर्ट से ही जुड़ा हुआ नैना, मतलब नवी मुंबई, कुछ अभी आप वो बता सकते हैं कैसे हो गया, तो वो एयरपोर्ट से ही मुझे लगता है रिलेटेड है और पुष्पक नगर भी रिलेटेड है। ये एक दो चीज हमारे मुंबई 3.0 में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए क्लियर कीजिए। देखिए नैना और मुंबई 3.0 दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, बट इनकी बाउंड्रीज काफी हद तक टच होती है। पनवेल के कुछ गांव नैना में गए हुए हैं और पनवेल के कुछ गांव मुंबई 3.0 में गए हुए हैं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा, बट नैना का डेवलपमेंट थोड़ा शायद हो सकता है स्लो होगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी अभी काफी पेंडिंग है, काफी चीजें प्रोसेस में। लेकिन मुंबई 3.0 को गवर्नमेंट ने एक अलग तरह से प्रमोट किया हुआ है, तो शायद हो सकता है इसकी एक्टिविटी थोड़ा फास्ट हो जाएगी। लेकिन नोड बाउंड्रीज कनेक्टेड है उसकी, और उसका इम्पैक्ट दोनों नोड को पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका सिडको के अंडर में आता है जो भी नैना है, और ये आपका एमएमआरडीए के अंदर है। तो अथॉरिटी दोनों अलग अलग है। बट क्या है कि इसमें जो नवी मुंबई के आसपास के जितने भी एयरपोर्ट से इन्फ्लुएंस्ड एरिया हैं उनको नैना बोला गया है। तो जैसे कि उल्वे है, उल्वे के बगल में एक और है द्रोणागिरी, तो ऐसे ही मैं पुष्पक नगर को भी समझ सकता हूँ या फिर वो कुछ अलग है? समझ सकते हो, है वो सब उसका ही पार्ट उसमें ही है, बट अथॉरिटीज अलग है, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होंगे एक बाउंड्री के इधर कुछ और हो, एक बाउंड्री के इधर कुछ और हो, प्लानिंग वगैरह ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है। एयरपोर्ट तो हमारा जैसे कि अभी लॉन्च हो ही चुका है, तो एयरपोर्ट के अगल बगल ये रूमर्स है या सही है, वो आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि मेजर लैंड्स हमने सुना है कि ऑलरेडी वो लैंड्स कॉर्पोरेट्स को या फिर होटल्स को, ऑफ कोर्स बहुत सारे 5 स्टार होटल्स इन लोग को अलॉट हो चुकी है और बहुत ही जल्द में मुझे लगता है आने वाले 5 या 6 साल में पूरी तरह से इमेज उसकी बदल जाएगी। ये सही है या फिर एयरपोर्ट जब भी आता है तो उसके आसपास में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी रखनी पड़ती है, यानी कि आपको 5 स्टार होटल्स भी चाहिए। आज एयरपोर्ट के आसपास में हॉस्पिटैलिटी का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, 2700 एकड़ का एयरपोर्ट है हमारा, जिसमें कि आपका मुंबई का एयरपोर्ट 1500 एकड़ का एयरपोर्ट है, अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2700 एकड़ का है। कार्गो हम कंप्लीटली यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो कार्गो से रिलेटेड बहुत सारा लॉजिस्टिक्स लगेगा, कार्गो से रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज लगेंगी, प्लस उसके बाद बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटी भी लगेगी। उसके लिए पुष्पक नगर में एक प्लॉट रिजर्व भी किया गया है, जिसको उन्होंने स्टार होटल करके रिजर्व किया है। उसके बाद में बिडिंग होगी और जो भी कंपनी बिडिंग में आएगी उसको उनको वो मिलेगा। तो ये ऐसी हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटी भी रखनी पड़ेगी। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इतनी हॉस्पिटैलिटी से एक प्लॉट या 2 प्लॉट से कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी उसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे SEZ के बहुत सारे प्लॉट उन्होंने रिजर्व किए हुए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्लॉट रिजर्व किए हुए हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी शायद हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी एक्टिविटी जहां पर इस हॉस्पिटैलिटी की जो नीड है उसको हम कहीं ना कहीं कवर। तो हम इस तीनों चीजों को, जैसे कि नैना, मुंबई 3.0, पुष्पक नगर, उल्वे, द्रोणागिरी, इन एरिया को
नवी मुंबई एयरपोर्ट के आने से और उसके फुल्ली ऑपरेशन या फिर उसको लॉन्च होने से ही इस पूरे एरिया को मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बूम मिल गया है। Yes, ये ऐसा हम समझ सकते हैं इसको कि उस अभी एयरपोर्ट की देखिए, वजह से ऐसा हो गया। यस, एयरपोर्ट में जो लोग ट्रैवल करेंगे, आप अंधेरी एयरपोर्ट है, उसके आसपास में आप देखो कि वहां पर कितने होटल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कितने 5 स्टार होटल्स हैं, कितने छोटे होटल्स हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे होटल्स हैं जिनमें कोई स्टार नहीं, लेकिन एक्टिविटी वहां पर शुरू है। आप नवी मुंबई में अभी आप देखो, आसपास कुछ भी नहीं है, राइट, हॉस्पिटैलिटी का कोई भी कोई अरेंजमेंट अरेंजमेंट नहीं है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो भी आएंगी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगी, और जो प्राइवेट जो एक्टिविटीज हैं वो भी आएंगी, इंडिविजुअल लोग भी बहुत इस टाइप की चीज़ों को शुरू करेंगे। बट अभी क्या, अभी सारी चीज़ें हमारी बहुत फास्ट शुरू किया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। एयरपोर्ट में ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है, उनके लिए भी नियर बाई कहीं ना कहीं तो आपको अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। आज अगर एयरपोर्ट में इतने लोग आने वाले हैं तो उल्वे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। उसके जस्ट बाजू में एक नोड है, पुष्पक नोड। आज एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, अभी उन्होंने हिरन नंदनी में बहुत सारे फ्लैट्स लिए हुए हैं, जो भी एयरलाइंस कंपनीज है उन्होंने कुछ टाइप्स भी किए हुए जिन्होंने हिरन नंदनी में लिए, क्योंकि आपके पास में कुछ था ही नहीं। अच्छा, आपके पास में उल्वे था, आपके पास में पुष्पक नगर था, पुष्पक नगर अंडर डेवलपमेंट में, उल्वे में जो इन्वेंट्री है, उल्वे में एक साथ इतनी इन्वेंट्री मिलेगी नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं उतना दूर जाना ही पड़ेगा। हीरानंदानी पनवेल, मतलब उतना दूर से वो ट्रैवल कर रहे हैं। मैं कंप्लीट डेटा नहीं दे सकता हूँ, बट जहां तक मुझे आइडिया कि वहां पर बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज ने टाई अप किए हैं अपने एम्प्लॉइज के स्टे के लिए। ओके, तो वैसे ही होगा, क्योंकि वहां उनका इंफ्रा रेडी है और वो इतने लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं काफी। बाकी हम किसी दूसरी लोकेशन पे इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी धीरे धीरे आएंगी। जैसे पुष्पक नगर हो गया, आज पुष्पक नगर को आप कंपेयर करेंगे उल्वे से, तो अगर जो चीज उल्वे में 45 लाख, जो चीज उल्वे में 70 लाख की मिल रही है, वही चीज पुष्पक नगर में आपको 40 to 45 लाख की मिल रही है। ओके, और उल्वे और पुष्पक नगर का जो डिस्टेंस है वो हार्डली मैक्स टू मैक्स ड्राइव करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स बाय रोड। नहीं, मैंने सुना है कि अभी आई थिंक रिसेंटली इसी महीने में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नई मेट्रो लाइन लॉन्च की है जो टर्मिनल 2 को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। मुझे लगता है टर्मिनल 2 से कुर्ला, मानपुर होते हुए वाशी, नेरुल, बेलापुर और फिर एयरपोर्ट की तरफ वो ये करेगा। आप कोई भी जब एयरपोर्ट डेवलप होता है तो एयरपोर्ट के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, यानी हमारा मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट दोनों पहली बात तो कनेक्टेड है पूरी तरह से। इवन हमने बाय रोड भी इसको कनेक्ट करने का पूरा प्रोविजन रखा हुआ है। और ये जो एयरपोर्ट है ये बाय रोड, बाय सी, बाय ट्रेन, बाय लोकल सब तरफ से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर आपको जितनी भी अटल सेतु से हमने निकले, अटल सेतु से एक रोड आपका उल्वे की तरफ आता है और एक वहां से कोस्टल रोड है जो कि डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट लेकर के जाएगा। उसके बीच के क्राउड से उसका कोई लेना देना नहीं, यानी उससे नहीं, उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो भी टाइम भी बच जाएगा, प्लस आपकी दूसरी लोकेशन डिस्टर्ब भी नहीं होगी, वहां पर अननेसेसरी का ट्रैफिक भी नहीं होगा। हमने पूरा कोस्टल रोड बनाया है जो कि डायरेक्ट एयरपोर्ट जाता है। आप एयरपोर्ट के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, वो तो बहुत और वो करना भी पड़ेगा। और चारों तरफ से उसके एग्जिट्स भी हैं ताकि जो लोनावला से आएगा उसे भी प्रॉब्लम ना हो, जो पनवेल साइड से आएगा उसे भी प्रॉब्लम ना हो, और जो साउथ बॉम्बे से आएगा उसके लिए भी कनेक्टिविटी। करेक्ट, क्योंकि वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको उस पूरे प्रोसेस को ईज करने के लिए करना पड़ेगा। तो संदीप, जैसे हम लोगों ने एक बात कर ली अभी कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कवर कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी जहाँ तक हो गया, लैंड की प्राइसेस, एक्विजिशन, लीगलिटीज के बारे में किया। अब मेरा एक सवाल है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि हमारे देश का जो फ्यूचर है, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन, अब मैं तो मान लीजिए कि 3.0 में जाके रहने लगा, जो मेरे आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और इनकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। अब कुछ महीनों पहले मैंने हमारे राज्य के सीएम का एक आर्टिकल मैंने देखा था, उनका इंटरव्यू में देखा, जहाँ पे उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की थी कि लाइक ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होंगी या फिर हमारा जो नवी मुंबई होगा या मुंबई 3.0 होगा, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हमारे यहाँ के यूथ को भी बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे मैं डिटेल या डीप जानना चाहूंगा कि क्या फ्यूचर होगा। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एक लोकेशन में इंडस्ट्री हो गई, उसी लोकेशन में एंटरटेनमेंट के लिए टूरिज्म हो गया, उसी लोकेशन में एजुकेशन हब, यानी हम एक एडू सिटी बना रहे हैं। ओके, एडू सिटी, उसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट ने, उन्होंने, सिडको ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में ऑलरेडी एलओआई साइन कर लिया है। आपको मैं उन यूनिवर्सिटीज के नाम बताता हूँ जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ में एलओआई साइन हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए,
इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिज़ाइन इटली। ये 5 यूनिवर्सिटी है जिनके साथ में सिडको का एलओआई ऑलरेडी साइन हो चुका है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो नवी मुंबई है ये आने वाले समय का एक नॉलेज कैपिटल सिटी बनेगा। तो अभी तक की तो मैं ये समझ चुका हूँ कि हम नवी मुंबई और मुंबई 3.0 नैना इन सभी को एक साथ अगर मिलाकर कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन भी कवर कर लिया है, लैंड्स को भी कवर कर लिया है, और अब तो ये एजुकेशनल हब भी आप बता रहे हैं वो हो गया। और मेरी जानकारी में जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है तो अटल सेतु ऑलरेडी एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। फिर मुझे लगता है कि नवी मुंबई को अलीबाग से भी कनेक्ट कर किया जा रहा है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हब के नाम पे और क्या क्या चीजें आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, या फिर मैं भी जानना चाहता हूँ ऑफकोर्स कि क्या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है फ्यूचर का। जैसे कि ये एडू सिटी के बाद में ये एक नॉलेज कैपिटल सिटी नवी मुंबई बनेगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बन जाएगा। यानी कि इसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे दिखेंगे। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। जैसा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, जेएनपीटी पोर्ट का एक्सपेंशन होने वाला है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु वो भी आ चुका है, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनने वाला है, जियो यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी उल्वे में आ चुकी है, 8 लेन खारगर तुर्बे टनल, नवी मुंबई मेट्रो ऑल फेजेस यानी 10 फेजेस हैं उसके, वो पूरे मुंबई और नवी मुंबई में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। उरन बेलापुर सबअर्बन रेलवे यानी जो अभी शुरू हो गई है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है ताकि क्या कि जिस तरह से क्राउड बढ़ना धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मुंबई को लॉजिस्टिक के पार्ट ऑफ व्यू से कनेक्ट करेगा। सीएसटी से पनवेल एलिवेटेड रेलवे बनाएंगे, मुंबई पुणे हाइपरलूप कनेक्टिविटी हो रही है। यानी जो मुंबई पुणे की कनेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी सीन कैसा है कि सारा जो प्रोसेस चल रहा है सब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, फेयर कम हो, उसमें इनकम बढ़े, उस तरीके की पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अभी आपने बात किया कि मुंबई नवी मुंबई मेट्रो जो है 10 फेजेस वगैरह में है, तो हाल ही में तो जो पहला फेज है वो तो ऑलरेडी इन ऑपरेशनल हो चुका है। मुझे लग रहा है दूसरा फेज भी जो कल्याण तक भी कनेक्ट हो रहा है, खारघर को जो कनेक्ट कर रहा है, और फिर इस पूरे एरिया में आ जाता है हमारा तलोजा, खारघर, नेरल, माथेरान, ये सब एरिया भी उसी में आ रहा है मुझे लग रहा है। और हमारा उल्वे, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर ये तो पहले से ही इस पूरे प्लान के अंडर है। इसमें मैं एक और एडिशन आना चाहता हूँ, मतलब कि वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरा एक सवाल ये होगा कि संदीप जी आपके पास इन्वेंट्रीज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या इन्वेंट्रीज यहाँ पे अभी है और इसका क्या रिटर्न्स होगा, मतलब क्या परसेंटेज तक हमें और अच्छा रिस्पॉन्स देखिए आ सकता है? अभी अगर आप देखेंगे, आप जितना भी ये पार्ट जो 3.0 तो अभी तो डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन जो भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है जैसे कि आपका उल्वे हो, खारघर हो, उसके बाद में आपका पनवेल हो, करजत हो, नेरल हो, खालापुर हो, खोपोली हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 1 BHK की इन्वेंट्री है, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। मैं इसका आपको रेशियो बताता हूँ कि 1 BHK का क्या रेशियो है, 2 BHK का क्या रेशियो और 3 BHK का क्या रेशियो। आपको ये पता चलेगा ऑलरेडी इतनी इन्वेंट्री मार्केट में प्रेजेंट है, यानी मार्केट में पोटेंशियल है इसलिए इन्वेंट्री है। मार्केट में 1 BHK की यूनिट अप्रॉक्स 70% है, 2 BHK की यूनिट अप्रॉक्स 25% है, 3 BHK की यूनिट अप्रॉक्स 5%। अभी तक तो बहुत सारा जो हमने अभी तो बात किया काफी क्वालिटी और बहुत ही ये था, तो एक जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये था, अभी आपने नाम लिया कि पनवेल, खालापुर और ये खोपोली वाले रीजन का नेरल को कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे मेरा एक सवाल है, मैं कुछ बड़े डेवलपर्स का नाम लूंगा कि ये इस पे कि नो डाउट मार्केट में काफी नाम है इनका और इन्होंने ही शुरुआत की है उस पूरे लेंथ को ये करने, जैसे कि रुनवाल है, गोदरेज है, फिर अभी तो हीरानंदानी भी है, एंड ऐसे ही कई लोग ऑलरेडी उस पूरे लेंथ को ये कर। तो जिस लेवल पे वो डेवलप हो रहा है और जो उसका फ्यूचर है या फिर जो रेट्स वहां पे डाल रहे हैं, मुझे या मेरे साथ कई व्यूअर्स भी इस चीज को कनेक्ट करते होंगे कि ये रेट्स मुझे तो वाजिब या फिर कनेक्ट नहीं हो रहा है कहीं डॉट्स कि इतनी दूर कोई जाएगा, इतने रेट्स में लेगा फ्लैट, कैसे क्या होगा। इसमें आपका एज अ लाइक एक्सपीरियंस पर्सन का क्या एक रिव्यू या फिर होगा? सबसे पहले मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। काफी वेल नोन बिल्डर है नवी मुंबई के। उनका एक इनॉग्रेशन चल रहा था पनवेल के पास में ही, बहुत साल पहले हम लोग उस इनॉग्रेशन में गए थे। तब मैं भी रियल एस्टेट में नया था, मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जब हम इनॉग्रेशन में गए तो वहाँ ना रोड था, ना लाइट थी, ना कुछ था। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार यहाँ पर ना रोड है ना लाइट है, कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन यहाँ पर लेगा। लेकिन वही चीज़ 5-6 सालों के बाद में जब हमें पता चली कि वहाँ पर एक हाईवे भी है,
मल्टीपल लेन्स के हाईवे हैं, प्रॉपर कनेक्टिविटी है, और तब तक वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और वो हाईवे भी बन गया। सेम जो सिनेरियो पनवेल की उस लोकेशन के साथ में है, जिस रोड से आप अभी जाते हैं वो मल्टीपल लेन का हाईवे बनने वाला है। और जो पनवेल से करजत की कनेक्टिविटी ऐसी होने वाली जैसे लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी है, यानी अभी आपको लगता हो कि पनवेल तक की कनेक्टिविटी, और बाद में आपको लगेगा जैसे वो वाधवा से क्रॉस करते हुए वो पूरा जो लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी भी हो रही है करजत से, और जो अपना हाईवे है उसकी भी कनेक्टिविटी हो रही है। जो आपको अभी छोटा रोड दिखता है वो बड़ा रोड मल्टीपल लेन का हाईवे होने वाला है, और वो प्रॉपर करजत से कनेक्ट होगा, और करजत विल बी लाइक जैसे आपके लिए पनवेल है। ओके ओके, यानी आपकी जो लोकल ट्रेन जब शुरू हो जाएगी तो वहां पर वो वैसी ट्रेन नहीं रहेगी जिसमें बहुत टाइमिंग लगती है। वो जैसे करजत वो 2-2, 5-5 मिनट वाली ट्रेन जैसे पनवेल जाती है वैसे वो करजत जाएगी। तो वो पूरा पार्ट जो करजत का है वो पूरा पार्ट करजत तक आपके लिए ऐसा फील होगा कि पनवेल ही है। तो आपको वहां पर कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। और मुंबई में क्या लोकल ट्रेन आप कहीं भी पहुंचा दो पब्लिक वहां पहुंच जाती है। बात तो सही है। तो इसको मतलब कि अच्छा ये जो एरिया है बहुत सारे, एक चीज आपको मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा, बहुत सारे डेवलपर हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस पार्ट में मल्टीपल एकर्स लैंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यानी जो डेवलपर नवी मुंबई के मल्टीपल, यानी आप उसे इस तरह से कह सकते हो कि जिन्हें इंटरेस्ट है ज्यादा इन्वेंट्रीज मतलब लैंड टाउनशिप बनाने, टाउनशिप, ओके, इसे आप इस तरह से कह सकते हो जिन्हें इंटरेस्ट है टाउनशिप बनाने में, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना चाहिए, और वो सिडको में बहुत कम मार्जिन के साथ में काम करते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो लैंड की कॉस्ट काफी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खुद का रहता है, तो वो अपने हिसाब से प्लान कर पाते हैं। जैसे हीरानंदानी हो गया, गोदरेज हो गया, ये क्या होता है अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर पाते हैं, अपने हिसाब से रोड्स प्लान करते हैं, अपने हिसाब से सीवेज प्लान करते हैं। तो क्या होता है उन्हें जो चीज जैसी चाहिए वो अंदर वैसा बना करके वैसे प्राइस से वो चीजें बेचते हैं। बट वो चीज बाहर सिडको की लैंड में पॉसिबल नहीं है। दो चीजें, क्योंकि सिडको की लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा वो अथॉरिटी का रहेगा। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, वो अपने हिसाब से उसे अपने रोड मैप के हिसाब से बना सकते हैं और वैसी टाउनशिप बना सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जो ट्रेंड आने वाला है वो टाउनशिप का ट्रेंड है। तो इस ये पूरा जो भी अभी हमने एरिया जो ये किया है, तो टाउनशिप जो आप कह रहे थे, मतलब एक सिमिलर वे में बताऊंगा तो जैसे पवई में हीरानंदानी टाउनशिप ही किया है और डोंबिवली में लोढ़ा ने एक टाउनशिप जैसा कोई कंसेप्ट किया है, तो ऐसा ही कोई कंसेप्ट इस तरफ भी आएगा। पवई में भी आप देखोगे, पवई में भी जब उन्होंने बनाया था तो भी लोग वहां पर बोलते थे पवई कौन जाएगा, पवई कौन जाएगा, लेकिन आज पवई सब जाना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहा है। थाने में भी हीरानंदानी ने बनाया, वही सेम सीन हुआ। थाने में हीरानंदानी का प्रोजेक्ट बहुत दूर था, सबको लग रहा था कौन जाएगा, लेकिन आज लोग वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना चाहिए, अपने हिसाब से डिजाइन करना है, अपने हिसाब से प्लान करना है। वही सेम चीज जिन्हें इस नियर बाई सिडको के आसपास के लैंड पार्सल के आसपास में एक अच्छी टाउनशिप बड़ी चीज चाहिए होगी, तो वैसे ही बड़े बड़े डेवलपर्स ने वहां पर एक बड़ी बड़ी टाउनशिप, यानी अभी रिसेंटली एल&टी ने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, अराउंड 1200 एकड़ का लैंड पार्सल लिया हुआ है। तो उस तरह की प्लानिंग वहां पर है, वो भी लोकेशन काफी प्रॉमिसिंग है इन फ्यूचर। तो ये जो रोड हमारा जो मैप है 3.0 नैना, तो ये किस रीजन में आ गया, फिर ये अलग है या उसमें कुछ इंक्लूड है? ये सब उसी नैना में 3.0 में, ये पूरा रीजन उसमें आ जाता है। जितनी भी एक्टिविटी, जो भी लॉजिस्टिक, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, और ये सब के लिए कॉमन है। तो मतलब आप भी इस चीज को अग्री करेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा प्रॉमिसिंग हो सकता है फ्यूचर? यस, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पहले वहाँ का प्लान देखना है, वहाँ का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला, वो सारी चीजें आपको समझना है, तब आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। तो अब ये पॉडकास्ट कंक्लूड करने से पहले आप कुछ 2 to 3 पॉइंट्स जो हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर जब भी कोई जाकर उस चीज को, कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, हर चीज, कहीं भी जाकर कोई चीज परचेज कर रहे हैं, या फिर जैसे 3.0 का हाइप मार्केट में बहुत ज्यादा बनाया गया है, 3.0 का मार्केटिंग बहुत ड्रास्टिकली लोग कर रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट हमने इसमें ऐड किया था, जो स्कैम चल रहा है आजकल, ऑनलाइन स्कैम बोलिए, ऑफलाइन स्कैम बोलिए, मार्केटिंग के स्कैम्स भी होते हैं। होर्डिंग लगाइए धड़ल्ले से पूरे रास्ते पर, हाईवेज पर होर्डिंग लगाइए, लोकल ट्रेन में भी होर्डिंग है जिसमें स्कैम बहुत सारा अधिकतर है। तो इस पूरे चीज को कंक्लूड करते हुए संदीप जी, एक मैं सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे एक मैसेज जानना चाहूंगा कि एक शॉर्ट में कि आप क्या हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे जिससे कि उन स्कैम से बच सके और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन्हें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, व्यूअर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मुंबई 3.0, नैना, इन सारी चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास में बहुत सारी लोकेशन जो कि एयरपोर्ट के विसिनिटी के आसपास में है, आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर 2 पैसे बना लीजिए। आपको 3.0 में भी
पैसा डालने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, कोई भी प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैं अगेन हमने पहले भी इस चीज़ को कंक्लूड किया था, आप कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले वहाँ का नोडल प्लान देखिए, वहाँ की अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज में पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल करके रखे हुए हैं, क्या वो विलेज जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, फिर उसके बाद में उसका ड्यू डिलीजेंस करिए, फिर प्रॉपर किसी के साथ में उस ट्रांजेक्शन को करिए। तो हमारे व्यूवर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स जरूर 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 देखिए। इसको मैं 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग होर्डिंग्स देख रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए गुंठा की जो जमीनों को लेकर आप बहुत एक्साइट हो जाते हो, उनके ऑफिसेस जा रहे हो, उनके ऑफिसेस आज भी है, वो स्कैम करने के बाद भी ऑफिस ओपन करके बैठे हुए हैं। इनको आप एक शॉर्ट वर्ड में यूज करें तो ये लैंड माफिया भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी मेहनत का पैसा ऐसे भी किसी भी स्कीम में लगा रहे हो तो 100 बार उसको चेक करो, एडवोकेट को कंसल्ट करो। अगर आप 3 लाख 4 लाख करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1000-2000 एडवोकेट को फीस देकर इसको ऑथेंटिसिटी चेक भी करवा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आम आदमी ये चीज हमेशा लैक कर जाता है, हमेशा इसको मिस आउट कर जाता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मुझे लगता है संदीप जी आप भी अग्री करोगे इस चीज को लेकर कि ये बहुत जरूरी चीज है। और इसको हमारे व्यूअर्स को और जितने भी दर्शक आज इसे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। कभी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवोकेट से कंसल्ट जरूर कीजिए, लैंड के बारे में जरूर चेक कीजिए, पेपर्स जरूर क्लियर कीजिए। इन सभी चीजों की ऑथेंटिसिटी आपको एडवोकेट अच्छे से बता देंगे। जो रियल एस्टेट के कंसल्ट करते हैं उन सभी एडवोकेट्स को आप कंसल्ट कीजिए मिनिमल फीस के साथ में। तो इसी के साथ हम आज का हमारा ये पॉडकास्ट यहीं पे क्लोज करेंगे। और प्लीज कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर बताइएगा हमारे पॉडकास्ट में कि आप और भी क्या चीजें जानना चाहते हैं इसके बारे में, जो हम कमेंट्स में ही आपको आंसर भी देंगे। और अगर आपके कमेंट्स ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो आने वाले कई पॉडकास्ट में हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी जरूर देंगे। तो इसी के साथ में हम आज का ये पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी, आप आज यहाँ पर आए हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम हम और भी बढ़िया टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े यहाँ पर। थैंक यू सो मच।